तो आइए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। जैसे कि मैंने हिस्ट्री का आप लोगों को पढ़ा रखा है और उसी से रिलेटेड आज कुछ एमसीक्यू हम क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करिए और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव वर सेटअप इन 1815 इन यूरोप, यानी कि हिंदी में कह रहा है यूरोप में 1815 में किस प्रकार के रूढ़िवादी शासन स्थापित किए गए थे। अच्छा देखो, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा जब मैंने पढ़ाया था नेशनलिज्म इन फ्रांस या फिर नेशनलिज्म इन यूरोप, वो चैप्टर अगर आपने देखा होगा, वो वीडियो देख लिया होगा, तो इसका आंसर आप खुद ही निकाल सकते हो। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन है। कह रहे हैं ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, एरिस्टोक्रेटिक। अच्छा इन बातों को आप समझो। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? निरंकुश, जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके। अब याद करो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई यूरोप में किस तरीके के उस टाइम के शासक होते थे, निरंकुश होते थे, जिनपे कोई अंकुश ना लगाया जा सके, वो क्या होते थे, निरंकुश होते थे। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ए। अब देखो डेमोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकता है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतंत्र, यानी कि जहां पे लोकतंत्र है वहां पे क्यों लड़ाई झगड़े होने हैं, क्यों किसी के अगेंस्ट में कोई सत्ता परिवर्तन क्यों करेगा जहां पे डेमोक्रेटिक है वहां पे। तो ये तो आंसर होने से रहा। अब तीसरा है, कह रहे हैं एरिस्टोक्रेटिक। ये तो कुलीन तंत्र है भाई, जो मिनिस्ट्री होती है, जो वहां पे जो शासक के जो आदमी होते हैं, जो शासन चलाने में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, उन्हें एरिस्टोक्रेटिक कहा जाता है। तो उनके खिलाफ भी कोई इस तरीके से माहौल नहीं बन सकता है। डिक्टेटोरियल के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है भाई आपका, ए। यही होगा कि उस टाइम जो शासन था किस तरीके का था, निरंकुश, यानी कि जिसपे कोई अंकुश नहीं लग सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि हिंदी में देख लेना आप लोग क्या कह रहा है। चलो मैं भी पढ़ ही देता हूं हिंदी वाला। कह रहा है उस फ्रांसीसी कलाकार की पहचान कीजिए जिसने निम्नलिखित में से अपने सपनों की दुनिया को साकार करने के लिए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की थी। ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये पढ़ा रखा था जब मैं आप लोगों को बता रहा था। वहां पे यूटोपिया से याद आ रहा होगा कि वहां पे इमेजिनेशन करके क्या कर दिया गया था, इमेज बनाया गया था। तो वो इमेज कौन बना रहे थे भाई, आप लोग बताइए। इसमें से वो है फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया था, वो इमेज बनाया था। इतना क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दूसरे का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा कि नेपोलियन इन्वेडेड इटली 1821, 1905, 1790s और 1797। अब यहां पे देखना, थोड़ा सा समझो। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा कौन, ये 1790s। अब ये क्या कह रहा है भाई, एस लगा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मेरा एक लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बता रखा है हाउ टू यूज डेकेड और मिलेनियम और सेंचुरी, ये 3 चीजों को यूज करना मैंने सिखाया है। अगर वो देखा होगा तो फिर ये समझ में आ जाएगा। 1790s है तो ये कहां से कहां तक हो गया, 90s, 90 टू 99, यानी कि 1790 से लेके 1799 की बात कर रहा है। तो एग्जैक्ट जो नेपोलियन है उसने कब इन्वेड किया था, 1796 में इन्वेड किया था। तो वो दशक में दे रखा है, यानी कि डेकेड में दे रखा है। डेकेड क्या है भाई, 1790s। तो 1790s टाइम जो है 1790 से लेके 1799 तक के बीच को हम कहेंगे। तो एग्जैक्ट वो कब हुआ था, वो हुआ था 1796 में। यानी कि 1796 ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है ना, और यहाँ है भी तो क्या है, 97 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि 1790 का दशक का मतलब क्या हुआ, 1790 से लेके 99 के बीच में। और अटैक कब हुआ था, इन्वेड कब किया था उसने, 1796। तो वो किस में आ जाएगा, इसमें। तो आपका बी आंसर सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है who was proclaimed king of United Italy in 1861, यानी कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया। उम्मीद करता हूं कि ये आंसर भी आप लोगों को पता होगा। आप लोगों में से किसी को पता है इसका आंसर, हाँ कोई बताएगा? यहां पे देखो उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो होगा ए, विक्टर इमैनुअल।
यानी कि विक्टर इमैनुअल सेकंड जो थे, इनको क्या किया गया था, इनको संयुक्त इटली यानी कि यूनाइटेड इटली का रूलर बनाया गया था। ठीक, यानी शासक यानी कि राजा बनाया गया था। नेक्स्ट, अब देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया को याद करोगे, दो तीन इमेज के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे फ्रांस में कौन सी इमेज बनी थी, फ्रांस में अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि मारियाना का इमेज बना था फ्रांस में। और वहां पे जर्मनी में किस चीज के लिए कौन सी इमेज बनी थी, जर्मेनिया की। तो जर्मेनिया की इमेज भाई किसने बनाया था, जर्मेनिया जर्मेनिया की इमेज बनाया था फिलिप वीट ने। तो फिलिप वीट ने क्या किया है, उनका इमेज बनाया है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। यानी कि कह रहा है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि कोल्ड हो जाता है। ये किसने कहा था, इसका आंसर पता है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि अगर वो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका भी आंसर आप लोग क्या होगा, पता होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है, ड्यूक मेटरनिक, है ना। ड्यूक मेटरनिक ने ये बातें कही थी। यानी कि वहां पे क्या हो रहा था, कहने का मतलब ये है कि उस टाइम माहौल इस तरीके से बन रखा था कि फ्रांस में कोई भी घटना होती थी ना तो उसका इफेक्ट जो था वो पूरे यूरोप में क्या होता था, फैल जाता था। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम हो जाती है। ये किसने कहा था भाई, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। कह रहा है कि हिंदी में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। 18th सेंचुरी, यहां पे ध्यान देने की बात है, 18th सेंचुरी कह रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये 18th सेंचुरी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है। अगर प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर होगा कि 18th सेंचुरी क्या कह रहा है ना। तो वो कह रहा है कि पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ था। कह रहे कि पोलैंड केम टू इटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन एंड बिकेम पार्ट ऑफ रशिया। ये भी नहीं है। कह रहा है पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी। ये भी नहीं है। तो बचा क्या, हमारा डी बचा। अब वो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पोलैंड वाज पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय थ्री ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये सही है। क्या हुआ था उस टाइम, पोलैंड को, इन ये तीन जो शक्तियां थी ना ये बड़े पावरफुल थे। उन लोगों ने पोलैंड को बांट लिया था आपस में कि भाई ये थोड़ा सा हिस्सा तुम ले लो, थोड़ा सा मैं लेता हूं, थोड़ा सा तुम ले लो। तीनों ने क्या किया था, आपस में पोलैंड को बांट लिया था। तो ये आंसर क्या है, सही है। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में यही इंसिडेंट हुआ था पोलैंड के साथ। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, आप लोगों को पता है कि किसने प्ले किया था भाई। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि कह रहा है जर्मन एम्पेयर। ये नहीं हो भाई। कह रहा है ऑटो वन बिस्मार्क। इसको फेमसली किस नाम से जाना जाता है भाई, बिस्मार्क, है ना। बस बिस्मार्क कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसको बिस्मार्क ही कहते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क बहुत कम ही लोग कहते हैं, हालांकि ये कंप्लीट फुल नाम है इसका, ऑटो वन बिस्मार्क। कभी कभी इसको, इस बिस्मार्क को चार्ल्स बिस्मार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर क्या है आपका, सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन। हिंदी में कह रहा है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध कब, कहां पे खत्म हुआ। ये जो युद्ध हो रहा है 7 वर्षों में 3 युद्ध, वो कहां पे खत्म हो रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा भाई, बी,
प्रशियन विक्ट्री यानी प्रशिया की जीत में, यानी प्रशिया की जब जीत हुई तो ये क्या हो गया, ये वार खत्म हो गया था। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पेयर ऑफ जर्मनी इन 1871। अब देखो क्या कह रहे हैं, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ओटो वन बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल सेकंड, काउंट कावूर, कैजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। इसका एग्जैक्ट आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। प्रशिया के जो कैसर विलियम थे, ये क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हुए थे भाई, जर्मनी का सम्राट घोषित किए गए थे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियन कोड। अच्छा, नेपोलियन कोड मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नेपोलियन कोड को हमने बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ा है ना, जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे उसमें नेपोलियन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, उनका नेपोलियन कोड क्या था क्या नहीं था ये सब हमने पढ़ रखा है। तो क्या कह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अच्छा, क्वेश्चन पहले समझ लेते क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड जो है, यानी कि नेपोलियन का जो संहिता है, कानून है, जो कानून बना था, उसमें से क्या उसमें शामिल नहीं था? तो कह रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। भाई ये तो शामिल था, ये तो शामिल था ना, है ना, शामिल था, तो इसका आंसर ये सही नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि उसकी विशेषता नहीं थी, इनमें से क्या उसमें शामिल नहीं था? तो कह रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो भाई ये तो शामिल था, तो ये तो आंसर होने से रहा। कह रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वयस्क मताधिकार सबको दिया गया था, ये भी है। कह रहा राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी दिया गया था। कह रहा है प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार है वो सब क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, तो ये उसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि वियना की जो संधि हुई थी उसकी मेजबानी किसने करी थी, यानी कि किसने उसको लीड किया था? तो क्या कह रहा है भाई आंसर, कह रहा है फ्रेडरिक सोरियो, भाई इन्होंने तो नहीं किया था। विक्टर इमैनुअल, इन्होंने भी नहीं किया था। ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने किया था। तो आपका एग्जैक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। जोसेफ गैरिबाल्डी, इन्होंने भी नहीं किया था, तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्राउट अबाउट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाए गए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन थे। यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी कब, 1879 में, तो उसके चलते क्या क्या आया था, अब देखते हैं। कह रहा है इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, उसने क्या कर दिया था, यानी कि मोनार्की को वहां से बिल्कुल खत्म कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है इट ट्रांसफर्ड पावर टू बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन, ये भी बात सही है भाई, कि अब जो मतलब कि पावर जो था वो कहां पे आ गया था, फ्रेंच सिटीजन, यानी कि फ्रांस के नागरिकों के पास आ गई थी। कह रहा है इट प्रोक्लेम्ड दैट henceforth people would constitute the nation and shape its destiny, ये भी सही है भाई। करके इसने घोषणा की कि अब से लोग राष्ट्र का गठन करेंगे और इसकी नियति को आकार देंगे, ये बात भी सही है। तो यानी कि सब सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारे आंसर सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया भाई, डी। ये सब हुआ था फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, यहां पे देखो, कह रहे कि व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन, यानी कि एब्सोल्यूट जो होता है ना, एब्सोल्यूटिस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि निरंकुशतावादी का अर्थ क्या है। पहले निरंकुशता को हम समझ लेते हैं, वैसा शासक या फिर वैसा शासन जिस पर अंकुश न लगाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, निरंकुश कहेंगे, है ना। तो निरंकुशतावादी का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या होता है। कह रहा है अब फिलॉसफी, भाई निरंकुशतावादी का फिलॉसफी से क्या लेना देना। फिलॉसफी तो वो चीज होती है जो आपको एक नया रास्ता दिखाती है,
तो निरंकुशतावादी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। निरंकुशता क्या होती है? जिसपे कोई अंकुश ना लगाया जाए, वो अपनी मनमर्जी ही करेगा, उसे निरंकुशता कहते हैं, है ना। तो फिलॉसफी ये आंसर सही नहीं है। कह रहा है अ थियरी, ये भी आंसर सही नहीं होगा भाई। ये कैसे हो सकता है? एक सिद्धांत, ये तो हो ही नहीं सकता। कह रहे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट यानी कि राजशाही सरकार, यहां पे देखो, जिसपे कोई अंकुश ना लगाया जाए, जिसपे कोई अंकुश ना लग सके, उसे हम क्या कहते हैं भाई? निरंकुश। तो राजशाही सरकार पे यानी कि जो मोनार्कियल है उस पे आप का पाबंदी लगा देंगे? नहीं लगा सकते। वो राजा जो मन में आएगा वही करेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। कह रहा पेंटिंग, पेंटिंग तो हो ही नहीं सकता भाई। निरंकुशतावादी का पेंटिंग से क्या लेना देना है? तो वो है मोनार्कियल गवर्नमेंट, है ना, यानी कि राजशाही सरकार जिसपे कोई अंकुश ना लगाया जा सके, वही क्या है? अब्सोल्यूटिज्म। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ, अच्छा ये तो नेशनलिज्म इन फ्रांस जो है ना उसी का है ना। तो देखो भाई, ये हमने पूरा इसी पूरा जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है। कह रहे कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ आया था। किसके साथ आया था भाई? अमेरिका रिवोल्यूशन? नहीं भाई, अमेरिका रिवोल्यूशन से क्या लेना देना है इसका? अमेरिका में हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, हमारे चैप्टर में वो अभी आया ही नहीं था। इस ये पहले चैप्टर में अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यही तो है भाई, फ्रांसीसी क्रांति। इसी की क्रांति के बाद तो सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। यूरोप में जितने भी चेंजेज आ रहे हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही आ रहा है। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ आया था। कौन सा? ये हो जाएगा। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पे नेशनलिज्म उभर के सभी लोगों में आया था। पूरे यूरोप के छोटे छोटे जो देश है ना, वहां पे क्या आ गया था भाई? राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगी थी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज अ ब्लाइंडेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिंबलाइज। मुझे नहीं लग रहा कि इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग खुद ही इसका आंसर खोज सकते हैं। भाई कह रहा है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे जस्टिस होता है वहां पे एक औरत रहती है, वहां पे एक सिंबल बनाया जाता है, औरत की आंखों पे एक पट्टी होती है, उसके हाथों में क्या होता है? तराजू होता है। अरे कहीं सिंबल में नहीं देखा तो मूवी में तो जरूर ही देखा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोग खुद ही बताइए। पीस, शांति? बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी? ये हो सकता है, लेकिन हम और आंसर देखते हैं कि और क्या क्या दे रहा है। लिबर्टी? इसका भी कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस यही है भाई, क्योंकि वो रहती ही कहां पे है? न्यायालय में, है ना, कोर्ट में। यानी कि कोर्ट में वो रहती है, तो कोर्ट में क्या होता है भाई? न्याय होता है, जस्टिस होता है। तो वो सिंबल किस चीज का है? जस्टिस का, न्याय का। क्योंकि औरत जो होती है उसकी आंखों पे पट्टी बंधा होता है, हाथ में तराजू होता है। पट्टी बंधे का मतलब क्या हुआ कि भाई जब वो न्याय करता है या करती है तो उसको कुछ नहीं दिख रहा है, कौन अपना है कौन बेगाना है, उसको बस न्याय करना है। जो गलत किया है उसको क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा, और वो मतलब पनिशमेंट की रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगी। यानी कि न्याय करते समय अपना और बेगाना नहीं देखना है, जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है कि अपने और बेगानों में ये फर्क ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। यानी 1815 की जो वियना ट्रीटी हुआ था, संधि हुआ था, उसका मेन पर्पस क्या था? कह रहे रीस्टोर रिपब्लिक्स? बिल्कुल नहीं। रीस्टोर डेमोक्रेसी? ये भी नहीं। कह रहे रीस्टोर मोनार्की? बिल्कुल। अब देखो ये आंसर सही है। क्यों सही है? एक बार क्या हुआ था कि जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, रेवोल्यूशन खत्म करने के बाद नेपोलियन आ गया था, वो अच्छे से शासन चलाने लगा था। लेकिन नेपोलियन के बाद से फिर क्या हुआ? जो तानाशाही शासक थे वो फिर से उन लोगों ने कब्जा कर लिया और अपनी मनमानी करने लगे। यानी कि कौन से आ गए थे भाई? मोनार्की आ गए थे। मोनार्की यानी कि राजशाही फिर से बहाल हो गई थी नेपोलियन के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18। कह रहे कि हु वाज हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण के बाद किसे सम्राट घोषित किया गया? इसका आंसर भाई, इसका आंसर कौन सा होगा?
कह रहे द प्रोशियन किंग विलियम फर्स्ट, प्रशिया राजा विलियम फर्स्ट। कह रहे द फ्रेंच किंग लुइस फिलिप, विक्टर एमेनुअल सेकंड, नॉन ऑफ दीज, यानी कि नोटा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। द प्रशियन किंग जो था विलियम फर्स्ट, उसी को क्या बनाया गया था? जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का एम्पेरर बनाया गया था, यानी कि वहां का शासक उसको बना दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो क्या करे, व्हाट डिड जर्मनी सिंबलाइज। अच्छा, जर्मनी जो था वो किस चीज का, वहां पे किस चीज को सिंबल बनाया गया था, देख लेते हैं। कह रहा कि फ्रेंच नेशन, बिल्कुल नहीं। जर्मन नेशन, ठीक है, ये यहाँ पे रुके रहो। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश नेशन, नॉन ऑफ द एबव। जर्मनिया किसका प्रतीक थी भाई? जर्मेनिया, यहाँ पे जर्मनिया कर दिया, हालांकि जर्मनिया नहीं होता है, जर्मेनिया होता है ना, जर्मेनिया, ये सही है, जर्मेनिया। तो जर्मेनिया किसका था भाई? जर्मनी का था। और फ्रांस का कौन था? मारियाना, ठीक। और भारत में क्या है भाई? भारत माता, यानी कि एक लेडी, एक सिंबल बनाया गया लेडी के रूप में। वही तो पूछ रहा है कि व्हाट डिड जर्मेनिया सिंबलाइज, जर्मेनिया किस चीज को सिंबलाइज करती है, वो किसका प्रतीक है भाई? तो वो जर्मन नेशन की प्रतीक है। भारत में उस कौन सा प्रतीक है भाई? भारत माता। और वैसे ही फ्रांस में कौन सा प्रतीक है? फ्रांस में है मारियाना। चलो जी, इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हु वाज जूसेप मैजिनी, जूसेप मैत्सिनी कौन था? अब देखो क्या कह रहा है कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, बिल्कुल नहीं था, फ्रेंच से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। कह रहा है इटालियन रिवोल्यूशनरी, इतावली क्रांतिकारी। इतावली मतलब क्या? इटली, इटली को हिंदी में क्या कहा जाता है? इतावली कहा जाता है, ठीक। कह रहा है रशियन रिवोल्यूशनरी, रशियन का भी नहीं था। नॉन ऑफ द एबव, ये नहीं हो सकता। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी, वो इटली का रहने वाला था, इटालियन रिवोल्यूशनरी, यानी कि इटली का क्रांतिकारी था। ये इतावली कोई अलग कंट्री नहीं है, इटली को ही हिंदी में इतावली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नेम द कस्टम्स यूनियन फॉर्म बाय द प्रोशियन टू अबोलिश टैरिफ बैरियर, यानी कि टैरिफ बैरियर जो था उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया था, उसका नाम बताना है। हिंदी में कह रहा है कि टैरिफ बदलाव को समाप्त करने के लिए प्रशिया द्वारा गठित सीमा शुल्क संघ का नाम बताए। क्या है भाई? एलए तो होने से रहा, ये हमने कहीं आपको नहीं पढ़ाया है ना। ज्वेबिकेन, ये भी नहीं पढ़ाया है मैंने। ला पैट्री पढ़ा है, लेकिन ला पैट्री का किसी और चीज से लेना देना है। अगर आप लोग याद करें तो ला पैट्री और सिटियन मैंने बताया था, जब फ्रांस में नेशनलिज्म आ रहा था, राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, तो दो टर्म दिया गया था, दो फ्रांसीसी वर्ड, वो क्या था? ला पैट्री और सिटियन, है ना, ये दो फ्रांसीसी वर्ड वहां पे दिया गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा भाई? बी, बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बी इसका आंसर क्या है? सही है। तो जो जोल्बेराइन ये दिया गया था वहां पे, ये टर्म, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा भाई? बी। व्हाट डिड दास वोक स्टैंड फॉर, यानी कि दास वोक जो है का क्या अर्थ है, वही बताना है आपको। दास वोक, दास वोक का अर्थ क्या था, है ना। करे डेमोक्रेसी, बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है। करे फैक्ट्री वर्कर्स, बिल्कुल नहीं। स्लम डवेलर्स, यानी कि जो वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमन पीपल, ये आंसर होगा, है ना, ये इसका आंसर सही होगा, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि रोमांटिसिज्म यानी कि रोमांटिक का नाम सुनते तो आपके दिमाग में क्या चलता है। आप कमेंट करके प्लीज वहां पे बताना, मैं देखूंगा कि आप लोग के दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा देखो, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है। रोमांटिसिज्म यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कह रहे कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता है। कह रहे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ये भी नहीं हो सकता है, इसे भी छोड़ दो। कल्चरल मूवमेंट्स, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या एक व्यक्ति की मतलब एक व्यक्ति की अपनी आजादी क्या रोमांटिसिज्म होती है? बिल्कुल नहीं।
तो आंसर क्या होगा? सी। कह रहे कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि जो बहुत सारे सांस्कृतिक होते हैं ना, यानी कि सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सब होता है। तो बहुत सारे जो इस तरीके के आंदोलन जब होते हैं, यानी कि जो किस चीज के लिए होता है? सिविलाइजेशन के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, चलो जी। कह रहा हु आर द जंकर्स, जंकर्स कौन था? अब अच्छा देखो, अगर हिंदी में आप समझ जाएंगे जंकर किसे कहा जाता है? जमाखोर। तो इसका आंसर खुद ही आपको मिल जाएगा, जमाखोर, जमा करने वाला। जो जमाखोर है कौन, देख लेते हैं। कह रहा है सोल्जर्स। भाई सोल्जर्स का जमाखोरी से क्या लेना देना? भाई एक सोल्जर का काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड करना, यानी कि देश के लिए लड़ना, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये आंसर तो होने से रहा नहीं होगा। अच्छा इसे छोड़ देते हैं। कह रहा है एरिस्टोक्रेसी, क्या अभिजात वर्ग है जो है, यानी कि जो बड़े तबके के जो लोग हैं वो जमाखोरी करेंगे? वो क्यों करेंगे यार? वो अभिजात वर्ग हैं, यानी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना है, शासन प्रशासन में भागीदारी निभाएंगे। नोबिलिटी, यानी कि कुलीन, वो भी शासन से उनका लेना देना है, तो वो भी वहां पे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। खैर लार्ज लैंड ओनर्स, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जो बड़े जमींदार होते थे वो क्या करते थे? जमाखोर होते थे, यानी कि चीजों को जो प्रोडक्शन हो रहा है खेतों से वो क्या करते थे? जमा कर लेते थे। यानी मार्केट में जब त्राही हो जाती थी, कमी पड़ जाती थी, तो वो बड़े मुनाफा कमाते थे उसको बेच के, है ना। तो जमाखोर किसको कहा जाता है? बड़े जमींदार, यानी कि लार्ज लैंड ओनर्स को। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। यानी कि हिंदी में कह रहा है 1871 के बाद यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था? अब देखते हैं। कह रहे थे द बाल्कन्स, इसे रख देते हैं, बाद में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इसको देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन नहीं था भाई, इटली नहीं था, जर्मनी नहीं था। तो द बाल्कन क्यों था? क्योंकि बाल्कन पे बहुत सारे वार हुए हैं। आप जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे ना, वहां भी बाल्कन मिल जाएगा आपको। तो बाल्कन पे यार बहुत सारे क्या हुए? वार हुए, इसको लेके। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलो और भी है? नहीं जी, खत्म। होप ये आपका पहला चैप्टर खत्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखे हैं तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, अगर वो लेक्चर आपने अटेंड किए हैं तो।